हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे, जो हमें एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम एज ए एविडेंस एडमिट करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब देखिए, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पे उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात की गई है जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आपने कोई भी चीज रिकॉर्ड की किसी भी तरीके से और आप उसको वैसा का वैसा कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं, तो फिर सेक्शन 65 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आपको सेक्शन 65 बी के सर्टिफिकेट जो भी चीजें हैं इसको एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। और सेक्शन 62 के हिसाब से हम प्राइमरी एविडेंस कोर्ट के अंदर दे सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 65 बी है वो हमें सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में बता रहा है। मतलब कि जैसे आपके पास कोई कंप्यूटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर से कोई भी आप आउटपुट निकालते हैं, मतलब कि जैसे पेन ड्राइव की फॉर्म में, कोई भी सीडी की फॉर्म में, कोई भी जैसे मेमोरी कार्ड की फॉर्म में, तो उसको मान लिया जाता है कि वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शैल बी डीम टू अ डॉक्यूमेंट। मतलब कि आपको उसको क्या मानना है, उसको आपको एक डॉक्यूमेंट मानना है। और वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपने उसको ओरिजिनल में से ड्राइव किया है। और आप उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो। कब प्रोड्यूस कर सकते हो, जब आप उसके साथ सेक्शन 65 बी सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट लगा देते हो। अब सेक्शन 65 बी के सबसेक्शन 1 के अंदर तो हमें ये बात बताई गई कि कौन सी चीजें जो होती है वो उनको हम डॉक्यूमेंट्स मानते हैं। फिर सेक्शन 65 बी का सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तभी हम उन जो जो आउटपुट्स है उनको हम वो डॉक्यूमेंट मानेंगे। उसके बाद वहीं जब हम सेक्शन 65 बी के सबसेक्शन 3 के ऊपर आते हैं, तो वो हमें ये बताता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, जब एक से ज्यादा कंप्यूटर यूज होता है तो हम सबको ही एक कंप्यूटर मान लेते हैं। और सेक्शन 65 बी का सबसेक्शन 4 हमें सर्टिफिकेट के बारे में बताता है, किस तरीके से सर्टिफिकेट बनाना है और उसकी किस तरीके से डिस्क्रिप्शन देनी है। और सेक्शन 65 बी का सबसेक्शन 5 हमें बताता है कि किस तरीके से हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना है, किस तरीके से हमें उसके अंदर इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है। तो मान लीजिए कि अगर आप कोई टेप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस टेप रिकॉर्डिंग को अगर आप ओरिजिनली कोर्ट में दे देते हैं, आपको उसके साथ सेक्शन 65 बी की कॉपी लगाने की, सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अंदर से उसको किसी मेमोरी कार्ड में डाल के या किसी पेन ड्राइव में डाल के, किसी सीडी में डाल के अगर आप कोर्ट में देना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके बाद सेक्शन 65 बी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे केस था अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर का। इसके अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने, जो अपीलेट था उसने रिप्रेजेंटेटिव 1 और रिस्पोंडेंट 1 के लिए बोला था कि इसने सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट के जो है वायलेशन किया है इलेक्शंस के अंदर। उसने इस तरीके की स्पीचेस दी हैं और उसने इस तरीके की बातें बोली हैं, जिसके लिए वो सीडी प्रोड्यूस करता है। और वो सीडी को क्या करता है, पहले किसी चीज में रिकॉर्ड करता है, फिर कंप्यूटर में डालता है और फिर उसके बाद उसको सीडी में रिकॉर्ड करता है। तो फिर इसको कोर्ट ने एडमिट नहीं किया। एक तो उसने उसके साथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया था और ये एक रिलायबल सोर्स नहीं था। उसने जो कंडीशंस थी सेक्शन 65 की उसको फुलफिल नहीं किया था 65 बी की। वहीं अगर एक आपके पास कोई कॉल आती है, इस तरीके की रैमसन की कॉल आती है, इस तरीके की कोई कॉल आती है और आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप वही का वही मोबाइल जो है कोर्ट में एज एविडेंस देते हैं, तो आपको सेक्शन 65 बी का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात कौन से केस के अंदर बोली गई थी, विक्रम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर बोली गई थी। ऐसी हमारे पास और भी केसेस है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम सेक्शन को रीड करते हैं और समझते हैं। तो आप अपने ब्रेक को खोल लीजिए, हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 65 बी का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है। ये बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट एनी इन्फो। मतलब कि एक तरीके से ये क्या है, एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया। तो स्पेशल प्रोविजन जो है जनरल प्रोविजन के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। तो मतलब कि यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, एनी इंफॉर्मेशन कंटेन इन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वे में रिकॉर्ड की है, विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर, जिसको आपने किसी पेपर के ऊपर प्रिंट कर लिया या फिर स्टोर कर लिया या फिर किसी रिकॉर्ड कर लिया या कॉपी कर लिया किसी ऑप्टिकल या मैग्नेटिक डिवाइस के ऊपर, जैसे सीडीज के ऊपर, प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, जिसको आपने कंप्यूटर में से प्रोड्यूस किया है। हेयरिन आफ्टर रेफर टू एज द कंप्यूटर आउटपुट, जिसको क्या बोलेंगे हम, जो भी चीजें जैसे सीडी बनाई है आपने, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, कोई भी प्रिंट निकाला किसी चीज का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। और उस आउटपुट को क्या बोला जाएगा, शेल बी डीम टू ऑल्सो डॉक्यूमेंट। तो उसको भी ये बोल दिया जाएगा कि वो क्या है, डॉक्यूमेंट। ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट, आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पे वर्ड शेल यूज हुआ है। इफ द कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस सेक्शंस आर सेटिस्फाई, और जो कंडीशंस है इस सेक्शन की, जो भी हम सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ेंगे, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं,
इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इन क्वेश्चन एंड शैल बी एडमिसिबल इन एनी प्रोसीडिंग। तो फिर जो ये जो आउटपुट आपके पास निकला है, जो जिसको हम डॉक्यूमेंट मानेंगे, ये एडमिसिबल होगा एज अ एविडेंस विदाउट फर्दर प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, जिसके लिए आपको ओरिजिनल को कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कंप्यूटर उठा के कोर्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपने अगर मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग करी थी, आपको मोबाइल को कोर्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। As evidence of any content of the original or any fact stated therein of which direct evidence would be admissible, कि जिसके लिए आपको डायरेक्ट एविडेंस देता है, आपके ये एविडेंसेस भी उसके लिए माने जाएंगे। तो सब सेक्शन 1 के अंदर हमें ये बात बोली गई। अब हम आते हैं सब सेक्शन 2 के ऊपर, जहां पे हमें कंडीशंस बताई गई है जिनको हमें पूरा करना होता है। तो उसके बाद जो हमारे जो ये सब सेक्शन 1 के अंदर जो बोला गया, जो डॉक्यूमेंट्स उनको एविडेंस माना जाएगा, वो मान लिए जाते हैं। तो सब सेक्शन 2 बोलता है, सबसे पहले बताता है कि The conditions referred in subsection 1 in respect of a computer output shall be the following, namely कि क्या क्या conditions है जिनको fulfill करना है। सबसे पहले the computer output containing the information was produced by a computer during the period over which the computer was used regularly to store the process of information for the purpose of any activity regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer। मतलब कि वो जो आपने information निकाली, जिस computer में से आपने वो information निकाली, वो एक lawful जिस व्यक्ति का उसके ऊपर लॉफुल कंट्रोल था, उसने उसमें से वो निकाली, और उसको तब निकाला जब उसका वो यूज कर रहा था। कंप्यूटर आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग अ पीरियड ओवर व्हिच द कंप्यूटर वाज यूज्ड रेगुलरली, कि जब वो कंप्यूटर रेगुलरली यूज हो रहा था उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मतलब मान लीजिए आप कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उस कंप्यूटर को आप रेगुलरली उस इंफॉर्मेशन डालने के लिए यूज कर रहे हैं। आप कोई सीसीटीवी फुटेज लेते हैं, तो वो सीसीटीवी फुटेज आपने किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए नहीं ली थी, आप उससे रेगुलरली उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, रेगुलरली आप उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये यही चीज बता रहा है, टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी एक्टिविटी। उसका कोई भी पर्पस हो सकता है, रेगुलरली कैरिड ओवर दैट पीरियड, जो कि रेगुलरली हो रहा है। तो पहली चीज ये हो गई, मतलब कि आप वो जनरल पर्पस के लिए उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन डाली जा रही थी। सेकंड, during the said period, information of the kind contained in the electronic record or the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities। और अब उसको ordinary course of business, मतलब ordinarily उसके अंदर वो आप information fed कर रहे थे। तीसरी बात, थ्रू आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेट पीरियड द कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली। और जब भी वो आपने उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन डाली है, वो जो कंप्यूटर था वो सही से काम कर रहा था। और अगर किसी वक्त वो सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसका इसके ऊपर, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे बोलता है, इफ नॉट देन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड इन विच इट वाज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली और वाज नॉट आउट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द पीरियड वाज नॉट सच एज टू इफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और द एक्यूरेसी ऑफ इट कंटेंट्स। अगर वो कभी भी सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसकी एक्यूरेसी या फिर जो कंटेंट आपने उसमें से निकाला है, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद चौथी बात बताता है, द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूसेस और इज ड्राइव्ड फ्रॉम सच इंफॉर्मेशन फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटीज। की जो भी आपने इंफॉर्मेशन निकाली है, क्या बोलते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर कंटेन किया, मतलब उसमें से रिप्रोड्यूस किया या फिर ड्राइव किया, तो वो उस कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से डाली गई थी, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेड एक्टिविटीज, की ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर आपने उसको डाला था। तो ये सारी अगर कंडीशंस पूरी हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट जो आप उससे निकालोगे, उसको मान लिया जाएगा कि वो मतलब ये एक एज एविडेंस मान लिया जाएगा उसको। तो ये सारी कंडीशंस पूरी करनी जरूरी होती है। जब हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें ये बातें लिखनी होती है कि ये सारी जो कंडीशंस है आपने पूरी कर रखी हैं। उसके बाद सबसेक्शन 3 बोलता है, वेयर ओवर एनी पीरियड द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी एक्टिविटीज रेगुलरली कैरिड ऑन ओवर दैट पीरियड एज मेंशन इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2। मतलब ये जो कंप्यूटर्स के बारे में सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए के अंदर बताया गया, was regularly performed by computers, और जो एक्ट था वो कंप्यूटर्स के द्वारा हो रहा था, मतलब कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन हो रही थी। तो उस कंप्यूटर के बारे में बता रहा है कि उस कंप्यूटर की क्या इंफॉर्मेशन है। अगर वो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग ओवर दैट पीरियड, कि भाई आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन डाली। दूसरी बात, बाय डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन सक्सेशन ओवर द पीरियड, कि भाई पहले एक कंप्यूटर के अंदर, फिर दूसरा कंप्यूटर, उसके सक्सेशन के अंदर कोई कंप्यूटर्स आए। by different combination of computer operating in succession over that period, कि भाई combinations हो रहा है और वो succession के अंदर आगे वाले computers आ रहे हैं। in any other manner involving the successive operation over the period in whatever order of one or more computer and one or more combination of the computer। मतलब कोई भी पैटर्न चल रहा है, succession के अंदर अगले computers आ रहे हैं, तो वो जो सारे computers हैं उनको एक ही computer मान लिया जाएगा। all the computer used for that purpose during that period shall be treated for the purpose of this section as कॉन्स्टिट्यूटिंग सिंगल कंप्यूटर। तो इस सेक्शन के लिए उन सभी कंप्यूटर्स को क्या मान लिया जाएगा, सिंगल कंप्यूटर मान लिया जाएगा। वो सारे कॉम्बिनेशंस को सक्सेशन के अंदर जो भी आए या कॉम्बिनेशंस के अंदर जो भी यूज हुए।
एंड रेफरेंस इन दिस सेक्शन टू अ कंप्यूटर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, और तो उनको एक ही कंप्यूटर के तौर पर बोला जाएगा और उसको एक ही कंप्यूटर की तरह रेफर किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। अब आते हैं हम सेक्शन 65B के सबसेक्शन 4 के ऊपर, जिसके अंदर हमें सर्टिफिकेट के बारे में बताता है। In any proceeding where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things, तो हमें ये बातें जो इसके अंदर लिखी गई है, ये लिख के इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है उस एविडेंस के साथ में लगाना होगा। तो दैट इज टू से आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो उसके अंदर हमें उस सर्टिफिकेट के अंदर ये बताना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें से हमने उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को निकाला है, कंटेनिंग द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच इट वॉज प्रोड्यूस, और बताना होगा कि किस तरीके से हमने उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो सारी चीजें हमें उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखनी होगी। उसके बाद गिविंग सच पर्टिकुलर्स ऑफ एनी डिवाइस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और वो जो जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से वो इन्फॉर्मेशन निकाली है उसकी सारी डिटेल देनी होगी, वो क्या डिवाइस है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, उसकी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी हमें लिखनी होंगी। As may be appropriate for the purpose of showing that electronic record were produced by a computer, ताकि हमें पता चले कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है हमने कंप्यूटर में से कौन से कंप्यूटर में से किस तरीके से प्रोड्यूस किया है। तीसरी बात, डीलिंग विद एनी ऑफ द मैटर्स टू विच द कंडीशंस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 रिलेट, जो हमने सबसेक्शन 2 की कंडीशंस पढ़ी थी वो सारी भी मेंशन करनी होगी कि भाई हमने ये सारी फुलफिल कर रखी है। इसके बाद क्या करना होगा, इसको साइन करना होगा किसके द्वारा, पर्सन ऑक्यूपाइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ रेलिवेंट डिवाइस, की भाई जिसके पास भी उस डिवाइस को कंट्रोल करने का अधिकार था, मतलब ऑफिशियली जो उसको कंट्रोल कर रहा था उसके द्वारा उसको साइन किया जाएगा। और द मैनेजमेंट ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटीज विच एवर इज एप्रोप्रिएट शैल बी एविडेंस ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट, एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द मैटर टू बी स्टेटेड टू बी द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ फॉर द पर्सन स्टेटिंग इट, और वो लिखेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी जा रही है बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और मेरे बिलीफ के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है, ये उसको अपने सर्टिफिकेट में ये सारी बातें लिखनी होगी। तो इस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसेक्शन 5 के ऊपर है, तो सबसेक्शन 5 बताता है कि किस तरीके से उसके अंदर इनपुट डालना है, जो कंप्यूटर है उसके अंदर किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो सबसे पहले बताता है कि इन्फॉर्मेशन shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied thereto in any appropriate form, and whether it is so supplied directly or with or without human intervention by means of any appropriate equipment, कि आप उसको डायरेक्टली भी डाल सकते हो उसके अंदर या फिर किसी appropriate equipment से भी डाल सकते हो, और डायरेक्टली डालने के लिए आप उसको ह्यूमन इंटरवेंशन से भी डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली भी उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन डल सकती है। उसके बाद दूसरी बात बताता है, वेदर इन कोर्स ऑफ एक्टिविटीज कैरी आउट बाय ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड द व्यू to its being stored or processed for the purpose of those activity by a computer operated, कि भाई जिस पर्पस के लिए वो अगर डल रहा है या तो उस पर्पस के लिए, अगर वो अदरवाइज वो किसी और पर्पस के लिए भी है तब भी ये मान लिया जाएगा कि वो उसी पर्पस के लिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली गई है। shall be taken to be supplied to in the course of those activities, तो मान लिया जाएगा कि उन कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली जा रही है। और सी बात बताता है कि कंप्यूटर आउटपुट shall be taken to have been produced by, अब कंप्यूटर आउटपुट के बारे में बता रहा है कि जो कंप्यूटर आउटपुट उसमें से निकलेगा, जो भी आउटपुट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस कंप्यूटर में से निकल रहा है, have been produced by computer whether it was produced directly, तो ये मान लिया जाएगा कि चाहे उसको डायरेक्टली निकालें उसमें से या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के द्वारा निकालें, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका आउटपुट है वो। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन, जहां पे भी कहीं पे भी वर्ड इन्फॉर्मेशन यूज हुआ है इस पूरे सेक्शन के अंदर, ड्राइव फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अदर इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज हुआ है कि कोई कहीं पे भी अदर इन्फॉर्मेशन पूरे सेक्शन के अंदर कहीं पे भी वर्ड यूज हुआ है, शैल बी रेफरेंस टू इट्स बीइंग ड्राइव, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से ड्राइव की गई है, किसी कैलकुलेशन के द्वारा या फिर किसी कंपैरिजन के द्वारा या फिर किसी और प्रोसेस के द्वारा। तो ये सारी बातें इस सेक्शन के अंदर बोली गई।